हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था, क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो शाखा सर्जन पर क्या असर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी शाखा अर्जन बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवादी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। 100 रुपये का नोट द्वारा हस्तांतरित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे। फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का पूर्ण रूप होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की आर्थिक संभावना होगी। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10 पे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए, बीपी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11 पे। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्वीकरण की ओर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। BIFR संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण औद्योगिक इकाइयों के पुनः निर्माण से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। भारत में आर्थिक नीति कब अपनाई गई। तो ये 1991 में अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में नए औद्योगिक नीति की घोषणा का अर्थ कब था। तो ये था 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नए मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है। तो ये है ई रकम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16 पे। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17। सरकार द्वारा ई रकम नाम एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि उत्पाद बेचने के लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। 18 हमारा, भारत के सकल घरेलू उत्पादन 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15.87% प्राप्त हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्राप्त करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना,
और समानतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो ये चारों ही हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2, 3, 4 सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी पीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिकलन हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था हमारा पी केलेंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी उत्पन्न की? तो ये की थी हमारी ऑप्शन नंबर 4 डी, यानी कि पीली क्रांति ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरित क्रांति से भाग के बीच के साथ सर्वाधिक लाभप्रद हुए थे। तो हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभ हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, प्रश्न नंबर 23 है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ मेलानी। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25 पे। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 27 पे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? तो ये है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को सम्मिलित करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 29, इनमें कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आयात निर्यात बैंक संबंधित है? तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1935 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33 पे, ऐसा राज्य जहां कोई ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो ये थे उर्जित आर पटेल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। तो ये क्या था? 6 बैंकों को सहायक बैंक में मर्ज करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो ये आरबीआई अधिनियम 7 के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब उसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे, भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो ये फेडरल बैंक हमारा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के प्रेरणादायक कौन थे? तो ये थे एम एच स्वामीनाथन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पे, प्रश्न नंबर 42 हमारा, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नीली जो है कुक्कुट पालन से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे,
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गेहूं उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड सेकंड किससे संबंधित है, तो ये दूध की आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में किस बैंक के सर्वाधिक इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का पेशकश की, तो ये की आईसीआई बैंक ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो ये दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कृषि संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में किसके अधिक धन उपजाऊ के लिए प्रदान किया गया, तो ये वाणिज्य बैंक द्वारा धन प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। कृषि नीति निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को यूएसए से तक बढ़ाना है, तो ये 60 मिलियन से अधिक तक बढ़ाना है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो ये हमारा अनुकूलित मंडी नहीं है। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।